अब मयंक एक धीर गंभीर इंसान बन गया था। दिन रात सिर्फ काम ही काम में लगा रहता। सक्सेना ग्रुप ऑफ इंडिया के बाहर भी अपनी जड़ें जमाने लगा था। शिल्पा भी पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगी थी। शिल्पा टेक्सास की जिस कंपनी में जॉब करती थी, उसी कंपनी में मयंक को भी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना था। मयंक मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। वहाँ मिस्टर रॉबिन अपने स्टाफ के साथ पहले से ही कुछ डिस्कशन में लगे हुए थे। हेलो मिस्टर रॉबिन। ओह मिस्टर मयंक, वेलकम। हम आपका ही वेट कर रहे थे। सब लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। एक चेयर खाली थी। मिस रोजी। यस सर। ये शिल्पा क्यों नहीं आई अभी तक? मयंक शिल्पा के नाम से चौंक गया, फिर खुद को संयत कर लेता है। मैं भी पागल हूँ। शिल्पा यहाँ अमेरिका में क्या करेगी? सर अचानक शिल्पा के घर में इमरजेंसी आ गई, तो वो मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहकर चली गई। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो फिर मीटिंग शुरू करते हैं। रोजी, पहले आप प्रेजेंटेशन देंगी, फिर आगे की कार्यवाही शुरू करें। मीटिंग करीब घंटे तक चली। मयंक जब मीटिंग में जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंचा, तो शिल्पा पहले से ही लिफ्ट के पास मौजूद थी। उसने आंखों पर चौड़े फ्रेम का धूप का चश्मा लगा रखा था, बाल खुले हुए थे, हल्के ब्लू कलर का ब्लेजर पहन रखा था, जो शिल्पा की पुरानी छवि सलवार सूट साड़ी के विपरीत था। मयंक की ओर उसकी पीठ थी, इसलिए मयंक उसे देख नहीं पाया। लिफ्ट में लगे आईने में शिल्पा ने मयंक को देख लिया था, इसलिए वह 10वीं मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकलकर रोजी के केबिन में चली गई। रोजी को प्रेजेंटेशन की फाइल सौंपकर शिल्पा घर वापस निकल गई। ओह मयंक, तुमने मेरे सामने आकर आज फिर मेरे दर्द को हरा कर दिया। क्यों नहीं भूलने देते मुझे? शिल्पा सीधे घर न जाकर एक कॉफ़ी शॉप में बैठ जाती है। अपने और मयंक के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। काश पारुल हमारे बीच नहीं आई होती, तो आज हम साथ होते। आज ज़िंदगी ने हमें अजनबी बना दिया। मयंक कॉफ़ी शॉप से निकलकर शिल्पा पैदल ही घर के लिए चल दी। मयंक ऑफिस से निकलकर टैक्सी कर होटल के लिए निकल गया। रेड सिग्नल पर गाड़ियां खड़ी हो गई थीं। मयंक आसपास के नज़ारों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे फुटपाथ पर चल रही शिल्पा पर पड़ी। मयंक उसे भी अपना ख्याल समझता है। शिल्पा, तुम आज भी मेरे दिल में इस कदर बसी हो, हर जगह तुम ही नज़र आती हो। ये क्या हो जाता है मुझे? शिल्पा यहाँ क्यों और कैसे आई होगी, यह मेरा भ्रम है। ग्रीन सिग्नल होते ही टैक्सी चल पड़ी। तभी अचानक मयंक को कुछ याद आता है। अरे, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया। वो शिल्पा ही थी। हाँ, शिल्पा यहाँ हो सकती है। ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ड्राइवर, गाड़ी वापस ले लो और वहाँ चलो जहाँ रेड सिग्नल हुआ था। चलो जल्दी। यस सर। ड्राइवर गाड़ी घुमा लेता है। मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो गया? शिल्पा ने बताया था उसके नितिन चाचा अमेरिका में रहते हैं। शिल्पा यहीं आई है, यहीं अपने चाचा चाची के पास। अब तो मैं अपने बेटे से मिले बिना नहीं जाऊंगा। सर, हम वहीं आ गए। मयंक चारों ओर शिल्पा को देखता है। शिल्पा कहीं नहीं दिखाई देती है। शिल्पा को उसकी चाची मिल गई थी। अरे शिल्पा! चाची शिल्पा को आवाज़ लगाती हैं। शिल्पा, कहाँ जा रही हो? चाची आप? हाँ मैं। बैठो गाड़ी में। क्या हुआ, तुम तो ऑफिस के लिए निकली थी? कुछ नहीं चाची, थोड़ा सिर दर्द महसूस हो रहा था, मैं घर वापस जा रही थी। ऐसे पैदल? घर कहाँ है पता है ना? अभी भी 1 घंटा लगेगा। बताओ क्या हुआ? चाची की प्यार भरी झिड़की सुनकर शिल्पा रुआंसी हो उठी। अरे अरे, ये क्या, ये आंसू? सब ठीक तो है ना? चाची, वो मयंक फिर क्या हुआ? कोई कारनामा किया उसने? नहीं चाची, वो यहाँ आया हुआ है। आज मीटिंग में वो भी था। तू मिली? नहीं, मैंने पहले ही उसको देख लिया था तो वहाँ से निकल आई। अच्छा किया तूने। अब उसके विषय में ज़्यादा सोच मत। हाँ। शिल्पा सीट से टिककर आंखें बंद कर लेती है। मयंक निराश होकर होटल पहुँच जाता है। अब इतने बड़े शहर में कैसे पता चलेगा वो लोग कहाँ रहते हैं? मयंक ने कंपनी में जाकर शिल्पा के बारे में जानने की कोशिश की, मगर सब बेकार। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की डिटेल देने से मना कर दिया। मयंक निराश होकर इंडिया लौट आता है। वापस आकर वो संध्या को सारी बातें बता देता है। सुबह सुबह जतिन अपने छोटे से गार्डन में पौधे में पानी दे रहा था। नमस्ते अंकल जी। अरे राघव, अरे आओ आओ। रेवती, चिंटू, देखो कौन आया है। अरे राघव भैया, कहाँ थे आप? चिंटू दौड़कर राघव के गले लग गया। नमस्ते आंटी, राघव रेवती के पैर छूकर बोला।
चिंटू तू तो मुझसे लंबा हो गया, क्या सोचा कैरियर के बारे में? भैया मुझे डॉक्टर बनना है, चाचा जी के पास जा रहा हूँ, वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। वाह बहुत बढ़िया। रेवती चाय नाश्ता ले आई। अंकल मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? वाह गुड न्यूज़। लड़की कौन है, क्या करती है, कहाँ की रहने वाली है? एक साथ कई सवाल कर डाले रेवती ने। आप लोग उससे मिल चुके हैं, मुस्कुराते हुए राघव बोला। अंशु? जतिन और रेवती एक साथ बोले। अरे उसे कैसे भूल सकते हैं, शिल्पा के अकेलेपन में एक बही थी जिसके साथ शिल्पा अपना दुख हल्का कर लेती थी। आंटी अंशु का कहना है शादी एक ही शर्त पर होगी, जब शिल्पा आकर हमारा गठबंधन करेगी, वरना मैं शादी की बात भूल जाऊं। अंकल अब तो आपको शिल्पा को बुलाना होगा, नहीं तो मेरे सन्यासी बनने के दिन आ गए। आप चाहते हैं मैं शादी करूं, तो कृपया उसे बुला लीजिए, राघव ने इतनी मनुहार करते हुए कहा कि जतिन मना नहीं कर पाए थे। ठीक है बाबा, जैसा तुम चाहो, तुमने शिल्पा के लिए बहुत कुछ किया है, हमें तो तुम्हारी इच्छा पूरी करनी होगी। हम आज ही शिल्पा से बात करते हैं। पापा मैं जिम जा रहा हूँ। बाय भैया। बाय चैम। चिंटू के जाते ही। अंकल शिल्पा के लिए क्या सोचा आपने, कब तक ऐसे अकेली रहेगी? मैंग ने इन 4 सालों में अपने आप को भी भुला दिया है, हंसना तो जैसे भूल ही गया है। अंशु मैंग के ऑफिस में जॉब करती है, उससे सारी खबर मिलती है। मैंग ने एक अनाथ आश्रम भी खोल लिया है, वहाँ अनाथ बच्चों में अपने बच्चे का सुख ढूंढता है। पारुल ने भी जिद में आकर विदेशी रईस से शादी कर ली और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गई। मुझे सब पता है राघव, तुम्हें सब पहले भी बता चुके हो, पर शिल्पा यहाँ वापस नहीं आना चाहती, तो फिर इस विषय में क्या सोचें? शिल्पा क्या चाहती है, उसने क्या सोचा है, उसके मन में मैंग के लिए फीलिंग बची है या नहीं, यह तो मिलकर ही पता लगेगा। सही कहा आपने अंकल जी, पर एक बात तय है, यह शादी तो शिल्पा के आने पर ही होगी। आप कह देना उससे मैंने कहा है। अरे शिल्पा का फ़ोन आ रहा है, अब यह बात उससे तुम ही कह दो राघव। हाँ क्यों नहीं आंटी, यह तो और भी अच्छा हो गया। शिल्पा और राघव की नोकझोंक शुरू हो गई। मैं नहीं आऊँगी तो अच्छा है, अंशु तेरे चंगुल से बच जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ शिल्पा, तू नहीं आई तो मेरी वीरान जिंदगी के लिए मैं तुझे ही दोष दूंगा। हाँ हाँ बच्चू, सही लड़की मिली है तुझे, बराबर कान खींचेगी। पर देवी ये तो तब होगा ना जब साक्षात देवी जी दर्शन देने आएंगी। अब कोई बहाना नहीं शिल्पा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। अंशु का कहना है जब तक तुम नहीं आओगी ये शादी नहीं होगी। ओके बाबा, तुम जीते मैं हारी, आ रही हूँ और जल्दी तुम्हें अंशु की जेल में कैद करवाती हूँ। मेहरबानी होगी, राघव हंसते हुए बोला। फ़ोन कट गया। आंटी आज शिल्पा से बात करने से लगा किसी मैच्योर लड़की से बात कर रहा हूँ। पहले तो इसको तर्क करना नहीं आता था, आज बराबर क्लास लगा दी मेरी। हाँ बेटा, उसके बुरे समय ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। अब शिल्पा हर कदम सोच समझ कर रखती है। सुनैना ने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। जी सही कहा आपने, शिल्पा आज उस जगह खड़ी है जहाँ वो अपना अच्छा बुरा समझकर सही दिशा में कदम रखेगी। मुझे खुशी होगी अगर वो मैंग को चुनती है, तो वंश को माँ बाप दोनों का प्यार नसीब होगा। अगर मैंग उसकी ज़िंदगी में कहीं जगह नहीं रखता तो फिर मैं कभी उससे मैंग के विषय में कोई बात नहीं करूँगा। अंकल अंशु मैंग की कंपनी में जॉब करती है, तो हो सकता है मैंग शादी में आए। मैं दावे से नहीं कह रहा, पर 1% चांस है आने का। शादी भी दिल्ली में ही है। शिल्पा को अभी बता देता तो वह फिर आती नहीं। अब जो नसीब में होगा देखा जाएगा राघव। मैंने तो खुशी मनाना छोड़ दिया है। जिस दिन मेरी बेटी की ज़िंदगी में ठहराव आएगा उस दिन मेरे घर में होली दिवाली दोनों मनाई जाएंगी। 1 महीने बाद चिंटू अमेरिका जा रहा है। शिल्पा यहाँ नहीं रुकी तो हम अकेले क्या करेंगे? आप अपनी जगह सही हैं अंकल जी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शिल्पा कब आ रही है आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिए। शादी की शॉपिंग वही करेगी। राघव चला जाता है। मैग ने जब से शिल्पा को देखा फिर से बहुत बेचैन रहने लगा था। कभी कभी पूरी रात जागकर शादी की एल्बम देखता रहता था। उसने अपने कमरे को फिर से शिल्पा की पसंद के कलर से सजा रखा था। हर वस्तु व्यवस्थित रूप से रखी थी जैसा शिल्पा रखती थी। अपने हाथों से अपने बेटे के लिए कमरा तैयार किया था। 4 साल से हर जन्मदिन तीज त्योहार पर
उसके लिए गिफ्ट्स ला ला कर रखे थे। संध्या रात को पानी पीने के लिए उठी। अरे ये क्या, आज छोटी पानी रखना भूल गई। अब मुझे ही रसोई में जाना होगा। संध्या कमरे से बाहर आती है तो देखती है, ये क्या, मैं कभी तक जाग रहा है। कमरे में आकर देखती है कि मैं लैपटॉप पर बैठा था। मैं बेटा अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी माँ, सोचा कुछ काम ही कर लूँ। बेटा कब तक खुद को सजा देते रहोगे? मैं कुछ नहीं बोलता। संध्या पास में जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। अपनी माँ से अपना दर्द कैसे छुपाओगे मैंग? माँ, मैंग के सब्र का बांध टूट गया। माँ मैं कैसे इतनी बड़ी भूल कर सकता हूँ? शिल्पा मेरे सामने थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया। सही कहते हैं पापा, मैं शिल्पा के लायक नहीं हूँ। अगर होता तो शिल्पा को यूँ ना खो बैठता। मैंग की तड़प बढ़ती जा रही थी। अपने बच्चे से मिलने को लालायत मैंग ने कितनी बार जतिन से मिलकर शिल्पा का पता जानने की कोशिश की थी। हर बार उसे नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा था। जतिन का बस एक ही जवाब होता था, जिस दिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे शिल्पा को तलाक का दर्द दिया, उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। शायद अब तुम्हें एहसास हो गया होगा, जब किसी से उसकी सबसे प्रिय चीज़ छीन ली जाती है तब उसके दिल पर क्या गुजरती है। तुमने जो चोट दी है उसे, उस घाव का भरना बहुत मुश्किल है। वो जहाँ है सुकून से जी रही है। मैं की हर कोशिश नाकामयाब हो गई थी, पर शिल्पा का पता नहीं चला था। अब जब उसने एक झलक शिल्पा की देखी तो बेचैन हो गया था। माँ बस एक बार शिल्पा मुझे मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। अब समझ आ रहा है मुझे कितना तड़पी होगी वो, जब मैंने उसे सफाई का कोई भी मौका दिए बगैर पारुल के कहे में आकर तलाक दे दिया। उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे जब वो माँ बनने वाली थी, उन खुशी भरे लम्हों में कितनी बार छुप छुप कर रोई होगी। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ माँ, बहुत बुरा। अब बस भी करो मैंग, ऐसे रो रो कर काम नहीं चलेगा। जो हो गया उसे अब भूल जा। शिल्पा बच्चे के साथ जहाँ रहे खुश रहे। अब तो अपने बारे में भी कुछ सोच बेटा, अब तक अकेले यूँ तड़पता रहेगा। नहीं माँ, शिल्पा को छोड़कर मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। अब इस जन्म में तो मैं शिल्पा की जगह किसी को नहीं दे सकता। और आप भी ये बातें करना बंद कर दो। जैसी तेरी मर्जी बेटा। मैं क्या करूं? माँ जो ठहरी, तुझे इस हालत में देख भी तो नहीं पाती। चल अब ये सब बंद कर और चुपचाप सो जाओ। शिल्पा भी इंडिया आने की तैयारी करने लगी थी। चाची मैं जाना तो नहीं चाहती, पर राघव ने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत परेशानी उठाई है। हाँ कोई बात नहीं शिल्पा, अब चिंटू यहाँ आ रहा है तो जब भी तुम्हारा माँ पापा से मिलने का मन करेगा, हम भैया भाभी को यहाँ बुला लिया करेंगे। शिल्पा ने 1 महीने की छुट्टियाँ ले ली थी। काफ़ी समय बाद लौट रही थी तो माँ बाप के साथ समय बिताना चाहती थी। हेलो माँ, मैंने टिकट करवा लिए हैं। आप पापा को दिल्ली एयरपोर्ट पर भेज देना। पापा को ही नहीं, मैं भी आ रही हूँ। 4 साल बाद शिल्पा ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखा तो सीने में जैसे कुछ खसक सा गया था। मम्मा यहाँ हम किसके पास जाएंगे? बंस ने पूछा। बताया तो बेटा, आपके मामा नानी नानू के पास। तो चलो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। बस बेटा हमारा लगेज आ जाए फिर हम घर चलेंगे। ओके मम्मा। मैंग शिल्पा की तलाश में वापस अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँच चुका था। उसने शिल्पा की चाची का पता निकाल लिया था। शिल्पा लगेज लेकर बाहर जाने के लिए चल पड़ी। शिल्पा जैसे ही गेट के बाहर निकली, उसका टकराव मैंग से हो गया। शिल्पा, मैंग आश्चर्य से बोला। शिल्पा मैंग को देखते ही घबरा गई। उसने तुरंत बंस को गोद में उठा लिया और आगे बढ़ गई। शिल्पा, शिल्पा मेरी बात तो सुनो। शिल्पा। तब तक जतिन आ जाते हैं। शिल्पा से कहते हैं तुम गाड़ी में बैठो, मैं सामान लेकर आता हूँ। पापा प्लीज़ मुझे शिल्पा से एक बार मिल लेने दो। मैंग तुम समझते क्यों नहीं? देखो वो बच्चा अचानक से तुम्हें देखकर डर गया। मैंग के अचानक रास्ता रोकने से बस घबराकर शिल्पा से चिपक गया था। मैंग के सुनकर ठिठक गया। जतिन शिल्पा को लेकर निकल गए। अब मैंग के अमेरिका जाने का कोई मतलब नहीं था। वो भी वापस घर लौट गया। अरे बेटा तुम वापस आ गए? फ्लाइट कैंसिल हो गई? नहीं माँ, शिल्पा यहीं आ गई है। क्या? कहाँ? तुझे कैसे पता चला? मिलकर आ रहा हूँ। क्या तू मिला उससे? कैसी है वो? और मेरा पोता, वो कैसा दिखता है?
माँ, मेरी कार्बन कॉपी है। मेरी बचपन की तस्वीर और उसकी सूरत एक जैसी है। मुझे भी मिलना है उससे, पर कैसे मिलना हो पाएगा? उसने कुछ कहा तुझसे? कुछ बात हुई? नहीं माँ, वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली गई। पापा आए थे उसे लेने, उन्होंने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। क्यों अचानक देख शिल्पा को पुरानी बातें याद आने लगी थी। रह रहकर उसकी आंखों में नमी तैरने लगती थी। जतिन गाड़ी चलाते हुए मिरर में शिल्पा को देख लेते थे। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता मेरी बच्ची, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मन में सोचने लगे जतिन। शिल्पा इसी सोच विचार में डूबी, कब घर पहुंच गई पता ही नहीं चला। माँ, शिल्पा गाड़ी से उतरकर माँ के गले लगते हुए रो पड़ी। अरे क्या हुआ तुझे, सब ठीक है? हाँ माँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। तब ठीक है, मैं तो घबरा गई। बंस, वो सो रहा है माँ, वो देखो, अभी उसे उठाती हूँ, शिल्पा बोली। नहीं सोने दे, थक गया होगा। माँ बंस को जगाने से मना कर देती हैं। चिंटू उसे संभाल कर उठा और अंदर बेड पर लिटा दे। जतिन रेवती को मैंग से शिल्पा की मुलाकात के बारे में बताती हैं। ओह, इसलिए शिल्पा रो रही थी। शिल्पा फ्रेश होकर आ जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया मैंने, अब जल्दी कुछ खिलाओ। शाम को राघव भी अंशु के साथ शिल्पा से मिलने चला आता है। रात देर तक हंसी मजाक चलता रहा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, राघव बोला। कहाँ चलते हैं? इतनी रात को कहाँ जाओगे? दोनों आज हमारे साथ रुक जाओ, सुबह चले जाना, शिल्पा बोली। मैं तो रुक जाऊंगा, मेरी कौन चिंता करने वाला है। पर अंशु, मैं फ़ोन कर देती हूँ अंशु की माँ को, तब तो रुकोगे? अच्छा बाबा, ठीक है। दोनों रुक जाते हैं। सुबह सुबह जतिन को संध्या का फ़ोन आता है। जतिन जी, एक बार मुझे मेरे पोते से मिलवा दीजिए, मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे शिल्पा से भी मिलना है। आप विश्वास रखिए, हम बस को कुछ पता नहीं चलने देंगे। संध्या जी, ये तो शिल्पा के ऊपर है, वो मिलना चाहती या नहीं, मैं पूछकर बताता हूँ। शिल्पा चाय लेकर आई तो पापा को फ़ोन पर बात करते देख रुक गई थी। उसने सब सुन लिया था। वो जतिन से फ़ोन मांग लेती है। हेलो माँ जी, वैसे तो मुझे माँ जी कहने का भी हक नहीं है, आपको बंस से मिलने से नहीं रोकूंगी। आपका खून है, आप जब चाहे मिल सकती हैं, पर एक शर्त है, आप उससे अपने रिश्ते को सच नहीं मान बैठना, वो सिर्फ मेरा बेटा है। शिल्पा फ़ोन काटकर जतिन को पकड़ा गई। शिल्पा के इस तरह भाव शून्य चेहरे को देख जतिन दंग रह गए। अब मुझे विश्वास हो गया, शिल्पा जो फैसला लेगी बहुत सोच समझ कर लेगी। जतिन शिल्पा पर गर्व करने लगते हैं। संध्या और मैंग 3 बजे के करीब बंस से मिलने पहुंच जाते हैं। करीब 2 घंटे तक बंस के साथ खेलने के बाद वो लोग जाने लगते हैं। मैंग रेवती से कहता है, माँ प्लीज़ एक बार मुझे शिल्पा से मिल लेने दो। शिल्पा जो कहेगी मैं वो सब करूँगा, पर एक मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं शिल्पा से बात करूँगी। रेवती मैंग की बातों से भावुक हो गई। शिल्पा घर पर नहीं रुकी थी, वो अंशु के साथ शॉपिंग के लिए चली गई थी। रात को बंस के सोने के बाद रेवती शिल्पा को सारी सच बता देती है। कैसे मैंग 4 साल से पागलों की तरह उसे ढूंढता फिर रहा है। वो तुझसे मिलना चाहता है बेटा। मैं नहीं कह रही तू उसे माफ़ कर दे, पर एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं है। अंशु बता रही थी मैंग बदल गया है। मैंग ने ऑफिस में भी सबसे बात करना छोड़ दिया, जितना काम उतना ही बोलता है। हंसते हुए तो उसे आज दिन तक कोई नहीं देखा। जतिन भी आ जाते हैं, वो भी शिल्पा से कहते हैं एक बार मिलकर सारा किस्सा ही ख़त्म कर दे, बार बार क्यों इन बातों को जन्म देना। शिल्पा और मैंग की मीटिंग फिक्स हो जाती है। संध्या की इच्छा थी शिल्पा घर पर आए और साथ में बंस को भी लाए। जतिन ने शिल्पा के साथ रेवती को भी भेज दिया। तुम साथ जाओ रेवती, मैं शिल्पा को अकेले नहीं भेज सकता हूँ। दोपहर 12 बजे के करीब शिल्पा माँ और बंस के साथ घर पहुँच गई। संध्या बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 1 मिनट, शिल्पा वहीं रुक जाओ। क्यों? रेवती ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें लगा शायद संध्या उनका अपमान करना चाहती हैं। अरे कुछ नहीं बहन, बंस पहली बार घर में कदम रख रहा है तो बस उसकी आरती उतारने के लिए रोक रही थी। संध्या बंस और शिल्पा की आरती उतारने लगी। मम्मा, पूजा तो भगवान की होती है, फिर ये हमारी पूजा क्यों कर रही हैं? बेटा, आप पहली बार यहाँ आए हो इसलिए। अच्छा, फिर नानी ने मेरी पूजा क्यों नहीं की? बंस मासूमियत से बोला। वो मैं खुशी के मारे भूल गई। हम वापस जाएंगे तो ऐसे ही आपको अंदर ले जाएंगे। आओ अंदर आओ। शिल्पा ने अंदर पैर बढ़ाया।
दिल जोर से धड़कने लगा। जी करा भाग जाए यहाँ से। मैंग की कही बातें कानों में गूंजने लगीं। संध्या ने शिल्पा के मन के भाव को पढ़ लिया। आ बेटा, माँ का घर समझ के अंदर आ जा। हाथ पकड़कर शिल्पा को अंदर ले आई। घर में कदम रखते ही घर की हर एक चीज़ शिल्पा को पुराने लम्हों की याद दिलाने लगी। मैंग के साथ बिताए हुए हसीन लम्हे याद आने लगे। फिर पारुल और मैंग की कही हुई वह घिनौनी बातें जो उसके दिल को चीर गई थीं, वही बातें चारों तरफ गूंजने लगीं। शिल्पा अपने कानों पर हाथ रख लेती है। अचानक उसके मुंह से निकल जाता, बस करो मैंग, मैं अब और नहीं सुन सकती। ये सुनते ही संध्या जी बोलीं, क्या हुआ बेटा, क्या कह रही हो? शिल्पा संध्या की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। कुछ नहीं माँ जी, बस कुछ याद आ गया था। समझ सकती हूँ बेटा, इस समय तेरी मनोदशा क्या है। संध्या, रेवती और मौसी सब बातों में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ नहीं तो कुछ पुरानी यादें साझा करने लगते हैं। मयंक ने मौसी परेशान ना हो तो घर में खाना बनाने के लिए कुक लगा रखा था। वही घर के और भी काम कर दिया करता था। मौसी उसे आवाज़ लगाती हैं, राजेश बेटा, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जी मौसी जी, अभी लाया। राजेश सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगा। मुझसे तो अब कुछ काम होता नहीं है। छोटी भी अब उतना कर नहीं पाती। मयंक से छोटी की परेशानी देखी नहीं गई तो उसने छोटी की मदद के लिए घर में राजेश को रख लिया। बहुत अच्छा लड़का है, सारा काम संभाल लिया है। यह तो अच्छी बात है। वैसे भी अब आप लोगों की उम्र कहाँ है काम करने की। आप लोगों को तो अब बस आराम कीजिए। शिल्पा बोली, हाँ बेटा, आराम ही तो कर रहे हैं, पर अब ज़िंदगी में सुकून कहाँ, वो सब तो तेरे साथ ही चला गया। शिल्पा यह सुनकर कुछ नहीं बोली, और बोलती भी क्या। जो कुछ हुआ और क्यों, वो सब संध्या भी जानती थी। मम्मा, मुझे यहाँ पर बोर हो रहा है। बंस शिल्पा से लिपटते हुए बोला, मुझे मामा के पास जाना है। चलो ना मामा के पास, यहाँ मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। मैं हूँ ना बेटा, चलो हम दोनों खेलते हैं, मैंग बोला। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं खेलना है, मुझे मामा के पास जाना है। बेटा, ऐसे जिद नहीं करते हैं। सब लोग कहेंगे बंस कितना बैड बॉय है। हम थोड़ी देर में घर चलते हैं। बंस, आपके लिए उस रूम में बहुत सारे टॉयज़ रखे हैं, आप जाकर उन टॉयज़ के साथ खेलो। मेरे लिए टॉयज़? सच्ची में? हाँ, आपके लिए टॉयज़, मैंग बोला। बंस जाने लगता है, शिल्पा रोक देती है। बंस, ऐसे किसी के कमरे में नहीं जाते, किसी का कहाँ, सब उसका ही है, मैंग बोला। शिल्पा बोली, नहीं मैंग, ये गलत है। बंस बच्चा है, सच से अनजान है, ऐसे उसकी आदत खराब हो गई। फिर वह किसी के भी घर जाएगा तो उनकी चीज़ें उठाने लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए यहीं मंगा देता हूँ। राजेश, ज़रा मेरे रूम में जाकर बंस के लिए टॉयज़ उठा लाओ। जी साहब, लेकर आता हूँ। राजेश जाकर बहुत सारे खिलौने उठा लाता है और ड्राइंग रूम में बंस के पास रख देता है। बंस खिलौने देखकर खुश हो जाता है। शिल्पा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? इसलिए तो आई हूँ यहाँ। यहाँ नहीं तो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। क्यों, ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ नहीं कर सकते हो? नहीं, मैं यहाँ बात नहीं कर सकता, तुमको मेरे साथ कमरे में चलना पड़ेगा। शिल्पा रेवती को देखती है। रेवती आँख से जाने के लिए इशारा कर देती है। ठीक है चलो। शिल्पा मयंक के पीछे पीछे बेडरूम की तरफ चल देती है। बेडरूम में कदम रखते ही शिल्पा चौंक जाती है। वो जैसा छोड़कर गई थी वह आज भी वैसे ही था। कमरे की हर चीज़ वैसे ही करीने से रखी थी जैसे वह रखा करती थी। शिल्पा, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। बदली तो हमारी ज़िंदगी है, वो भी सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से। शिल्पा कुछ नहीं बोली, साइड में पड़े सोफे पर बैठ गई। मयंक दरवाज़ा बंद कर देता है। शिल्पा सवालिया निगाहों से मयंक को देखती है। चिंता मत करो, हमारी बातें कोई ना सुने, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। मयंक अलमारी में से कुछ पेपर्स निकाल कर लेकर आता है। मुझे इन पेपर्स पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। शिल्पा आश्चर्य से देखते हुए पूछती है, क्यों, मेरे हस्ताक्षर किस लिए? हमारे बीच अब कौन सा रिश्ता बचा है? कहीं तुम बंस की कस्टडी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? नहीं शिल्पा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ। पर जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे बंस का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उसके लिए तुम्हारे ही साइन तो लगेंगे। ऐसे कौन से पेपर हैं जो मैं ही हस्ताक्षर करूँ? ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर है।
जो मैंने माँ और वंश के नाम कर दिए। साथ में ये पावर ऑफ अटर्नी के पेपर हैं जो मैंने तुम्हारे नाम से बनाए हैं। तुम इन पेपर्स को पढ़ लो और हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम मुझे प्रॉपर्टी का लालच दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? अब मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, एक पढ़ी लिखी और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं वंश को अपने दम पर पाल सकती हूँ। शिल्पा चिढ़कर बोली। मुझे गलत मत समझो शिल्पा, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं तुम्हें लालच नहीं दे रहा। मेरी पूरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरे बेटे वंश का हक है। मुझे तो सिर्फ गवाह के तौर पर इन पेपर्स और ये तुम्हारे नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी पर तुम्हारे हस्ताक्षर के साथ तुम्हारा एक वादा चाहिए। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। मैं ही तुम्हारे लायक नहीं बन सका। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो या वापस आ जाओ या वंश मेरा बेटा है, मेरे साथ रहे। मैं ये कहने का हक खो चुका हूँ। पर मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ कि एक तुम ही हो जो मेरी माँ और मेरी प्रॉपर्टी को संभाल सकती हो। मेरी माँ को संभाल लोगी ना शिल्पा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो मैंग? मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? तुम क्या ये सब छोड़कर कहीं जाने वाले हो? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? मेरे पास समय बहुत कम है शिल्पा, मैंग बोला। मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा है जितनी जल्दी ऑपरेशन हो जाए अच्छा है, पर बचने के चांसेस हैं या नहीं वह मेरी किस्मत पर डिपेंड करता है। मेरे बाद मेरी माँ को कौन संभालेगा? रिश्तेदार ऐसे हैं जो माँ को दुख के अलावा कुछ नहीं देंगे। इसके लिए पागलों की तरह तो मैं ढूंढता फिर रहा था कि काश तुम मिल जाओ तो सब कुछ तुम्हें सौंप कर मैं निश्चिंत होकर मर सकूं। मैं नहीं चाहता कि जो प्रॉपर्टी मैंने इतनी मेहनत से बनाई है उसे मेरे रिश्तेदार नोच नोच कर खा जाएं। इस पर सिर्फ मेरे बेटे वंश का हक है। शिल्पा, इस प्रॉपर्टी को तुम ही संभाल सकती हो और मेरी माँ को भी। माँ को संभाल लोगी ना शिल्पा? यह वादा चाहता हूँ। जब तक यहाँ हो मुझे मेरे बेटे से मिलने से मना तो नहीं करोगी ना? कहते कहते मैं फूट फूट कर रोने लगा। शिल्पा तो जैसे जड़ हो गई थी। शिल्पा मैंग से नाराज़ जरूर थी पर प्यार तो अभी भी मैंग से ही करती थी। मैंग को रोता देख शिल्पा भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शिल्पा रोते हुए मैंग से लिपट गई। दोनों की आंखों से दर्द का सैलाब बह निकला। सारे दुख गिले शिकवे सब आंसुओं में बह निकले। थोड़ी देर में शिल्पा खुद को संयत करते हुए बोली, मुझे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। मैंग अपनी रिपोर्ट निकाल कर शिल्पा को देता है। शिल्पा उसका फ़ोटो खींचकर अपनी चाची को भेज देती है। फ़ोन करके सारी बातें भी बता देती है। चाची, मैं आपकी बात से सहमत हूँ पर इतनी खुदगर्ज भी नहीं हूँ। अब इस परिस्थिति में भी एक बेटे को उसके पिता से दूर करके अपने बेटे की नज़र में दोषी बन जाऊँ? पहले की बात और थी चाची, तब मैं सही थी। अब जब मैंग को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है तो अब वंश से मैंग को दूर करके मैं गलत साबित हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो शिल्पा, मैं यहाँ डॉक्टरों को यह रिपोर्ट दिखाकर उनकी सलाह लेती हूँ। चिंता मत करो, मैंग ठीक हो जाएगा। मैं फ़ोन रखती हूँ। मैंग, तुम्हारे साथ माँ की दुआएं साथ हैं। अब तुम्हारे बेटे का प्यार भी। हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। देखना तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। फिर तुम तुम्हारी माँ के साथ रहना, मैं मेरे बेटे के साथ रहूँगी। नहीं शिल्पा, पहले इन पेपर्स पर हस्ताक्षर करके मुझे चिंता मुक्त कर दो। शिल्पा चुपचाप सारे पेपर्स पर हस्ताक्षर कर देती है। तुम जब चाहो अपने बेटे से मिलने आ सकते हो मैंग। थैंक्स शिल्पा, तुमने मुझे समझा। शिल्पा, माँ और मौसी को कुछ मत बताना। मैं उन्हें इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहता। पर मैंग, कोई भी फैसला करने से पहले माँ की परमिशन लेनी होगी। खैर छोड़ो, चाची का फ़ोन आने दो पहले। अब बाहर चलें? हाँ चलो। शिल्पा बाहर आकर अपनी माँ के साथ चुपचाप बैठ जाती है। उसके मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी मैंग का ऑपरेशन कराना है। उसे अब चाची के फ़ोन का इंतज़ार था। मैंग वंश के साथ मस्ती करने लगता है। रेवती शिल्पा को विचारों में खोया हुआ देखकर चिंतित हो रही थी। पता नहीं मैंग ने ऐसा क्या कह दिया जो शिल्पा के चेहरे का रंग उड़ गया है। रात होने लगी थी। जतिन ऑफिस से सीधे मैंग के यहाँ पहुँच जाते हैं। अरे जतिन जी, आप इतनी जल्दी कैसे? रेवती पूछती हैं। आज जल्दी निकल आया, बंस के बिना मन नहीं लग रहा था। फिर सोचा तुम लोग अकेले रात को टैक्सी में परेशान हो जाओगे।
मैं ही जाकर ले आता हूँ। चलो अब देर मत करो, समय पर घर पहुँच जाएंगे। मयंक, अब तो मिल लिए ना तुम, अब रोज़ रोज़ शिल्पा से मिलने या और किसी बहाने से उसे परेशान करने की कोशिश मत करना, जतिन ने कहा। छोड़िए ना पापा इन सब बातों को, शिल्पा बोली। माँ जी, अब आज्ञा दीजिए, हमें निकलना चाहिए, बंस के भी सोने का टाइम हो रहा है। संध्या का मन तो नहीं था कि शिल्पा और बंस वहाँ से जाएं, पर किस हक से रोके उन्हें। रोकने का हक तो बहुत पहले ही खो चुकी थी। सभी शिल्पा और बंस के जाने की बात सुनकर मायूस हो गए। शिल्पा ने बंस को गोद में ले लिया। मयंक, अब हमें चलना चाहिए, तुम्हारा जब भी मन करे तो बंस से मिलने के लिए आ सकते हो। माँ जी, आप भी आ जाना साथ, और मौसी को भी ले आना। जतिन आश्चर्य से शिल्पा का चेहरा देख रहे थे। शिल्पा को क्या हो गया है, अचानक ऐसा क्यों बोल रही है? रेवती भी बड़े ही चक्कर में थी। ऐसा मयंक ने शिल्पा से क्या कह दिया जिसने शिल्पा का मन बदल दिया? मयंक के प्रति भावनाएं बदल गईं। जो कल तक बंस को मयंक से दूर रखना चाहती थी, आज उसी से मयंक को बंस से मिलने की इजाज़त दे दी। ज़रूर मयंक ने किसी बात के लिए धमकाया होगा। तीनों लोग घर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में जतिन मिरर में से बार बार शिल्पा के चेहरे को देख रहे थे। शिल्पा पता नहीं किस सोच में डूबी हुई थी। बंस बार बार उससे कोई बात पूछ रहा था और वह उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। यह देख बंस रोने लगा। रेवती शिल्पा से बोली, क्या हुआ शिल्पा? बेटा, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, तुम बंस की बातों का जवाब नहीं दे रही। देखो, बेचारा बच्चा, रुला दिया तूने उसको। शिल्पा यह सुन बंस को चुप कराने लग जाती है और फिर उसकी बातों के जवाब देने लगती है। मैं दिन भर से देख रही हूँ, तुम इतनी चुप चुप और परेशान सी क्यों हो? शिल्पा सोच विचार से बाहर निकल कर आती है। क्या माँ, कुछ कहा आपने? हाँ, यही कि तेरा ध्यान किधर है? पहले तो यह बता क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ, बस मयंक के बारे में सोच रही थी। क्यों, मयंक ने ऐसा क्या कह दिया जो तू उसके बारे में सोच रही है? शिल्पा कहती है, माँ, कभी कभी परिस्थितियाँ हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम किधर को जाएं। यही आज मेरे साथ भी हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। पता तो चले ऐसा क्या हो गया। जतिन बोले। माँ, पापा, घर पहुंचकर बात करते हैं। जतिन कहते हैं, ठीक है। रेवती, शिल्पा को फोर्स मत करो, हम घर पर चलकर बात करते हैं। तीनों लोग घर पहुंच जाते हैं। शिल्पा बंस को दूध पिलाकर सुला देती है। रेवती कॉफ़ी बना लाई और फिर तीनों लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। अब बता, क्या बात हुई है? आज दोपहर से देख रही हूँ, जब से तेरी मयंक से बात हुई है, कुछ तो ऐसा वैसा मयंक ने तुझसे कह दिया है कि तू इतनी सोच विचार में डूबी है। तूने उन लोगों को यहाँ आने और बंस से मिलने की इजाज़त क्यों दे दी? इसकी वजह? शिल्पा बोली, बहुत बड़ी वजह है माँ। शिल्पा मयंक की बीमारी के बारे में बताने लगी। यह सुनकर, क्या? जतिन और रेवती आश्चर्य से बोले। वह झूठ बोल रहा होगा। नहीं पापा, ये उसकी रिपोर्ट देखिए, मैंने चाची को भी भेज दी है रिपोर्ट। चाची डॉक्टर से सलाह लेकर 1-2 दिन में सारी जानकारी देंगी। यह तो बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर का तो एक ही कहना है पापा, ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। ऑपरेशन भी पूरी तरह सफल होता है या नहीं, यह मयंक की किस्मत और भगवान के करिश्मा पर निर्भर है। अगर उनकी कृपा होगी तो मयंक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। यह बात ना तो माँ जी जानती हैं और ना ही मौसी जी। इस बारे में मयंक ने अभी माँ को नहीं बताया। उसने तुझसे क्या कहा? जतिन बोले। उसने मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाई है और वंश के लिए अपनी वसीयत बनवाई है। उस पेपर्स पर मेरे साइन लिए हैं। मयंक कह रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ को संभाल लोगी ना शिल्पा? यह कहकर शिल्पा रोने लगी। रेवती शिल्पा के कंधे पर हाथ रखकर उसको सहलाने लगी। मैं अचानक इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाऊंगी, मैंने नहीं सोचा था। हाँ, मैं मयंक से नाराज़ थी। उसने जो कुछ किया वो पारुल के कहने पर गलतफहमी में आकर किया था, क्योंकि वह मुझसे बेहद प्यार करता था। शायद इसीलिए गलत सह नहीं पाया। मैं तो मयंक से आज भी प्यार करती हूँ पापा, कैसे संभालूँ खुद को? आज मयंक की हालत देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यह दिन भी देखना पड़ेगा। आज मयंक को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मैं चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। हमारे रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई हैं पापा, और ऐसी दूरी
जो हम लोगों को अजनबी बना रही है। बस एक ही रिश्ता बचा है कि हम वंश के माता पिता हैं। इसीलिए मैंने उससे बोल दिया कि जब चाहे तब वंश से मिल सकता है। मैं नहीं चाहती कि वंश अपने पिता के प्यार से महरूम रहे। ये तूने अच्छा किया बेटा। हमें भी मयंक के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। नाराज़ तो हम भी हैं। उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की, पर इंसानियत के नाते हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। हम उसका बुरा भी नहीं चाहते। संध्या जी ने तुझे हमसे ज़्यादा बेटी की तरह प्यार दिया, जिसके लिए हम संध्या जी की बहुत इज्जत करते हैं। ऐसी सास मिलना बहुत नसीब वालों को ही नसीब होती है। मयंक की गलती की सज़ा उन्हें तो नहीं दे सकते। भगवान ने खुद मयंक को उसकी गलती की सज़ा दे दी, तो हम भला कौन होते हैं उसको सज़ा देने वाले। तूने अच्छा किया जो कुछ किया। मैं तेरे साथ हूँ। मयंक ठीक तो हो जाएंगे ना पापा? सिसकते हुए शिल्पा बोली। अभी तक तो मैं मयंक से नाराज़ थी, पर फिर भी मैं जी रही थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा पापा। मैं मयंक से चाह कर भी नफ़रत नहीं कर पाई पापा, और ना ही कभी कर पाऊँगी। मैं मयंक से बेहद प्यार करती हूँ और उसकी जगह ज़िंदगी में कभी भी किसी को नहीं दे सकती। शिल्पा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान भी अब तुझे कोई बड़ा दुख नहीं देगा, ये मेरा विश्वास है। सब ठीक हो जाएगा, पर अब जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। हाँ पापा, हमारे पास समय बहुत कम है। बस चाची के फ़ोन का इंतज़ार है। सुनैना भी डॉक्टर से सारी जानकारी लेकर शिल्पा को फ़ोन करती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर वही बोल रहे हैं जो डॉक्टर सिन्हा ने बोला है। मयंक का जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि ट्यूमर कभी भी फट सकता है। ऑपरेशन के बाद भी कह नहीं सकते कि मयंक पूरी तरह से ठीक हो जाए। वह कोमा में भी जा सकता है या अपनी याददाश्त भूल सकता है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो वह पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है, सुनैना ने कहा। मेरे ख्याल से इस बीमारी के बारे में संध्या जी को भी बता देना चाहिए, जतिन बोले। संध्या जी अपने बेटे को इस ऑपरेशन के लिए तैयार कर सकती हैं। ठीक है, मैं मयंक से बात करती हूँ। ऑपरेशन कहाँ कराना ठीक होगा चाची? शिल्पा, वहाँ तुम सब लोग हो और इंडिया में भी एक से एक डॉक्टर मौजूद हैं। वहाँ रहकर भी ऑपरेशन करवा सकती हो। फिर भी यहाँ आना चाहो तो मुझे बता देना, मैं यहाँ सारी तैयारी करवा दूँगी। थैंक यू चाची, मैं मयंक से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके बेटा, फ़ोन रखती हूँ। सुबह राघव और अंशु आते हैं। शिल्पा, चलो शादी की कुछ शॉपिंग करनी है। शिल्पा कहती है आज मेरा मूड नहीं है। राघव, तुम दोनों चले जाओ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? शिल्पा राघव और अंशु को सारी बातें बता देती है। मुझे कुछ शक तो होता था जब सर अचानक मीटिंग छोड़कर अपने केबिन में चले जाते थे। जब काफ़ी देर बाद बाहर आते थे तो पसीने से लथपथ रहते थे। एक दो बार पूछने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मुझे गुस्से में आकर डांट दिया था। ये सुनकर राघव भी टेंशन में आ जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। शिल्पा, चल कोई बात नहीं, तू मयंक पर ध्यान दे, हम लोग अपना देख लेंगे। हो सके तो थोड़ा सा समय देती रहना। वैसे भी अभी हमारी शादी में तो बहुत टाइम है। तू पहले ये काम देख ले, ये ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू, तुम दोनों ने मुझे समझा। अब ये थैंक यू कहाँ से आ गया? तू भी ना शिल्पा कभी नहीं बदलेगी। चल हम चलते हैं, कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। सुनैना की बात सुनकर शिल्पा ने मयंक से बात करने का मन बना लिया था। उसने मयंक को और संध्या को घर पर खाने के लिए बुलाया। पापा, मैंने मयंक को आज घर बुलाया है। आज ही हम उससे बात करते हैं। फिर वह हाँ करता है तो फिर आप माँ जी से बात करिएगा। मैं चाहती हूँ बंस को भी बता दूँ कि मयंक उसके पापा हैं। बंस भी अपने पापा के बारे में पूछता रहता है। कहीं मयंक को कुछ हो गया और फिर बंस को पता चला कि मयंक उसके पापा थे, बंस मुझसे नफ़रत करने लगेगा। मैंने उसे क्यों नहीं बताया मयंक उसके पापा थे। बंस मुझसे नफ़रत करे यह मैं सह नहीं पाऊँगी। शायद तुम ठीक कहती हो शिल्पा। हमें इस बारे में बहुत ही सोच विचार कर ही कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी ना हो कि कल कोई बात सवाल बनकर पूरी ज़िंदगी हम लोगों को परेशान करती रहे। हाँ पापा, मेरा भी यही विचार है। अब तक जो था ठीक था। अगर मैं बिल्कुल ठीक होता तो शायद मैं कभी भी वंश को सच पता नहीं चलने देती, पर अब नहीं। मैं आज ही वंश को बता दूंगी। मयंक उसके पापा हैं। मैं तो यहाँ लौट कर ही नहीं आने वाली थी। कुछ दिन बाद आप लोगों को भी वहाँ बुला लेती। पिछली बातें भूल पाना बहुत मुश्किल है,
पर अब ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर मुझे नहीं लगता मैंग को इतनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए। उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल होगा जब बंस उसे पापा कह के बुलाएगा। मैंग को इतनी खुशी तो मैं दे ही सकती हूँ। ऑपरेशन के बाद में जो होगा देखा जाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। वैसे भी बंस पर जितना हक तुम्हारा है उतना मैंग का भी है। इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता है। मैंग की जगह अगर और कोई पिता होता तो सच्चाई जानकर अब तक बंस की कस्टडी का केस फाइल कर चुका होता। संध्या जी और मैंग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि बंस तुमसे दूर हो, तो हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। हाँ पापा, मेरा भी यही विचार है। रेवती भी बीच में बोल पड़ती है। शिल्पा सही है, मेरा भी यही विचार है। बंस को सत्य मालूम होना चाहिए। संध्या जी उनकी दादी और मैंग उसके पापा हैं। ठीक है, आज हम मैंग से ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। अगर मैंग ऑपरेशन के लिए तैयार होता है तो हमें भी जल्दी डॉक्टर से सलाह मशवरा करना होगा। शाम को मैंग और संध्या अकेले आते हैं। अरे मौसी जी नहीं आई माँ जी? मैंने तो खूब कहा। छोटी बोली कि मैं क्या करूँगी, मेरा वहाँ जाकर अच्छा नहीं लगता है। रेवती संध्या को लेकर ऊपर वाले रूम में चली जाती है। चलिए हम लोग ऊपर चलकर बात करते हैं। बंस भी ऊपर ही खेल रहा है। शिल्पा का पहले से ये प्लान था। माँ जब माँ जी को लेकर ऊपर चली जाएंगी तब मैंग से बात करेंगे। जतिन और शिल्पा मैंग के पास आकर बैठ गए। मैंग, फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में पापा? सॉरी अंकल जी, कोई बात नहीं, तो मुझे पापा कह सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैंग आश्चर्य से जतिन को देखता है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तो मुझे पापा कह सकते हो। इतना भी बुरा नहीं हूँ जो तुम्हारी तकलीफ़ के बारे में जानकर भी तुमसे नफ़रत कर सकूँ। मैं पूछ रहा हूँ तुमने ऑपरेशन के बारे में क्या सोचा? मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन करा लो। नहीं पापा, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। क्यों? कारण जान सकता हूँ? आपको तो पता ही चल गया होगा, चाची ने सब बता ही दिया होगा। मौत तो आनी है, ऑपरेशन के पहले भी आ सकती है, ऑपरेशन के बाद भी। फिर क्या फ़ायदा? मैंग, चाची ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन के बाद तुम ठीक भी हो सकते हो, और फिर इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। ऑपरेशन तो कराना ही होगा, शिल्पा बोली। तुम्हारी बात ठीक है शिल्पा, पर मैंने तो अभी तक बंस को जी भर कर देखा भी नहीं है। तुम क्या चाहती हो कि मैं बंस को प्यार करने की अधूरी आस लिए इस दुनिया से चला जाऊं? मैंग, ये कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज़ फिर से ये सब मत बोलना, शिल्पा तड़प के बोली। सही तो बोल रहा हूँ शिल्पा, अब तुम जान चुकी हो ना कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब तक जिंदा हूँ मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दो, उसको प्यार कर लेने दो। कल किसने देखा है, क्या पता ऑपरेशन के बाद मैं वापस ही नहीं आया तो। ऐसी बात मत करो मैंग, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा मैंग, ये मेरा विश्वास कहता है। रही बात बंस की, तो तुम्हें उससे मिलने से कोई नहीं रोकेगा। वो यहीं रहेगा और मैं भी अब यहीं रहूँगी। मैंग प्लीज़ ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। माँ जी से भी बात करते हैं। प्लीज़ अपने बेटे के लिए ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। मैंग, तुम क्या चाहते हो? इतनी छोटी उम्र में बंस अपने पिता को खो दे? खतरा तो हर तरह से है, चांस तो लेना ही होगा ना। हो सकता है तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओ। मेरा विश्वास कहता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तुम फिर वापस आओगे और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जियोगे। सिर्फ बेटे के साथ? तुम्हारे साथ नहीं शिल्पा। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? शिल्पा, ऐसी ज़िंदगी जीकर मैं क्या करूँगा जिसमें तुम मेरे साथ नहीं हो? नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगा। तुम जितने दिन तुम यहाँ हो मुझे मेरे बेटे के साथ जी लेने दो। वैसे भी मेरी जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। मैंग, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें मेरे लिए ठीक होना पड़ेगा तो क्या तुम ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो? मैंग शिल्पा की ओर देखने लगता है। मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम सच कह रही हो शिल्पा? हाँ मैंग, मैं सच कह रही हूँ। हाँ शिल्पा, मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाऊँगा। मैंने अभी अपने बेटे को ठीक से देखा भी नहीं है। मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, अपने बेटे के साथ ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी सिर्फ एक बोझ है जिसे मैं अब ढोना नहीं चाहता। तुम नहीं तो ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं। मैंग, जब तुम ठीक होकर वापस आओगे तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करती मिलूँगी। इतना तो विश्वास कर सकते हो मुझ पर। माँ, उन्हें जब इस बीमारी का पता चलेगा
तो उन पर क्या बीतेगी। संध्या को नीचे आते देख मयंक बोला, वही जो अब बीत रही है। संध्या रोते हुए बोली। रेवती ने संध्या को सारी सच्चाई बता दी थी। मेरे बेटे, इतनी बड़ी बात छुपाकर तू क्या साबित करना चाहता था? क्यों नहीं बताया तूने? क्यों अकेले ही इतना दर्द सह रहा था? खुद को और कितनी सज़ा देगा? भगवान भी कितनी परीक्षा लेगा मेरी? रोते हुए संध्या बोली। पहले मयंक के पापा साथ छोड़ गए, फिर मेरी फूल सी बच्ची को इतने दुख, अब मयंक को। नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। जतिन जी, आप बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाइए। मयंक, तू चिंता मत कर बेटा, सब अच्छा होगा। हाँ मयंक, सब अच्छा होगा। तभी बंस आ जाता है। आप सब लोग रो क्यों रहे हो? मम्मा, आप भी रो रही हैं? बोलो ना, क्या हुआ? वो मैं आपके पापा से गुस्सा हूँ, इसलिए रो रही हूँ। मेरे पापा कहाँ हैं वो? आप मुझे बताओ, मैं पूछता हूँ। उन्होंने आपको क्यों रुलाया? शिल्पा मयंक की तरफ इशारा करती है। ये हैं तेरे पापा, ये और ये आपकी दादी। बंस को कुछ समझ नहीं आया। मम्मा, उस दिन हम इनके घर गए थे तो आपने ये क्यों कहा कि किसी का सामान नहीं छूते? वो तो मेरे पापा का घर था, आपने झूठ बोला। नहीं बच्चा, आपके पापा ने गंदी बात की थी। आप जानना चाहोगे? बंस हाँ में सिर हिलाया। आपके पापा बहुत गंदे हैं, वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करते हैं। और पता है उनकी जिद क्या है? वो अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। आपके पापा बहुत बीमार हैं, फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, इसलिए मैं उनसे गुस्सा होकर दूर चली गई थी। बस कुछ देर तक मयंक को चुपचाप खड़ा देखता रहा, फिर दौड़कर मयंक की गोद में बैठ गया। पापा, डॉक्टर कुछ नहीं करते, एक इंजेक्शन लगाते हैं, बस चींटी जैसा काटता है, मीठी वाली दवाई देते हैं, फिर बुखार यूँ भाग जाता है ना मम्मा? चलो मैं ले चलता हूँ आपको डॉक्टर के पास। अंकल से कहूँगा आपको धीरे से इंजेक्शन लगाए। बंस मासूमियत से बोला। बंस की बातें सुनकर मयंक उसे कसकर सीने से लगाकर रोने लगता है। यह देखकर सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बंस के खाने का समय हो गया शिल्पा, चलो ये रोना बंद करो सब। अब हमारा बंस मयंक को डॉक्टर के पास ले जाएगा, पर पहले सब खाना तो खा लें। हाँ संध्या जी, मयंक आओ बेटा, चलो पहले खाना खाते हैं, अब आगे की कार्रवाई कल से शुरू करते हैं। खाना खाकर मयंक और संध्या जाने लगते हैं तो बंस उन्हें रोक लेता है। रुक जाओ ना पापा, नहीं तो मुझे भी साथ ले चलो, मुझे आपके साथ रहना है। बेटा, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, छोटे बच्चों को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए आपकी मम्मा आपको दूर ले आई हैं। कल मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, उनसे दवा लेकर जल्दी से अच्छा होकर आपको अपने साथ ले जाऊंगा। आप मेरा इंतज़ार करोगे ना? हाँ पापा, लव यू पापा, लव यू टू माय डियर। मयंक वहाँ से चला गया। शिल्पा बेटा, बंस को सुला दो और तुम भी आराम करो। शिल्पा भी सोने चली गई। मैंने मयंक से वादा तो कर दिया है कि मैं इंतज़ार करूँगी, पर क्या मैं फिर से उसी तरह जी पाऊँगी? कहीं अतीत की यादें हमारा कल तो ख़राब नहीं करेंगी। अब तो बंस भी मयंक से दूर नहीं रह पाएगा। खैर छोड़ो, पहले मयंक पूरी तरह ठीक हो जाए। रेवती, तुम्हें क्या लगता है, शिल्पा मयंक को अपना पाएगी? अपना तो लेगी जतिन, कड़वी यादें कितनी भी चोट करें, प्यार के आगे हार जाती हैं। अब तो उन्हें जोड़ने वाली कड़ी उनका बेटा बंस बीच में है। शिल्पा भी अकेले कब तक जिएगी? वो किसी और को मयंक की जगह नहीं देगी। हम लोग 4 साल से प्रयास कर रहे हैं, पर उसने हमारे हर प्रपोजल को ठुकरा दिया। ऐसे में अगर वह फिर मयंक से शादी का फैसला करती है तो हमें भी उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यही बंस के भविष्य के लिए अच्छा होगा। हाँ, शायद तुम सही हो। चलो अभी रात बहुत हो गई है, सुबह डॉक्टर सिन्हा से मिलने जाता है। शिल्पा, जतिन और राघव भाग दौड़ करके ही डॉक्टरों से सलाह लेकर एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। मयंक भी ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया था। डॉक्टर ने मयंक की कुछ नई रिपोर्ट निकाली थी, वही रिपोर्ट लेकर राघव आया था। मयंक, 2 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन है, फाइनल डेट आ गई है। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना शिल्पा? हाँ मयंक, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सब अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रखो। पापा, आपको अभी भी डर लगता है? मैं हूँ ना, देखो मुझे डर नहीं लगता, मैं तुरंत डॉक्टर से सुई लगवा लेता हूँ। बंस मासूमियत से बोला। नहीं बेटा, पहले डर लगता था, पर अब बिल्कुल डर नहीं लगता,
क्योंकि मेरा बहादुर बेटा जो मेरे पास है। शिल्पा, एक बात बोलूं? क्या यह 2 दिन मैं बंस के साथ रह सकता हूँ? मैं उसे जी भर के प्यार करना चाहता हूँ, दिन रात उसके साथ रहना चाहता हूँ। क्या हम सब लोग 2 दिन साथ रह सकते हैं? क्या पता 2 दिन बाद क्या हो। इस बात पर शिल्पा चुप हो जाती है और जतिन को देखने लगती है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम सब लोग कल सुबह ही तुम्हारे घर आ जाते हैं। 2 दिन कोई काम नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। बहुत दिन हो गए, सबने मिलकर कोई मस्ती भी नहीं की। ये 2 दिन फुल एंजॉय। सच्ची पापा? शिल्पा खुश होकर बोली। हाँ बेटा, इन 4 सालों में हम लोग खुशियाँ मनाना ही भूल गए। हम कल आ रहे हैं। मैं खुश हो जाता है। ठीक है, फिर मैं कल के लिए तैयारी शुरू करता हूँ। हम फुल मस्ती करेंगे। जतिन फ़ोन रख देता है। मैं राघव को फ़ोन करता है। हेलो राघव, मैं चाहता हूँ 2 दिन हम सब लोग साथ रहें। वैसे भी तुम्हारी शादी में मैं आ नहीं पाऊँगा। क्यों ना हम गीत संगीत से भरी मस्ती करें। शिल्पा भी आ रही है, मम्मी पापा को भी बुलाया है। तुम और अंशु भी 2 दिन के लिए आ जाओ, हम सब साथ रहेंगे। ठीक है मैंग, जैसा तुम चाहो, हम लोग आते हैं। शिल्पा अपनी फैमिली के साथ मैंग के घर पहुंच जाते हैं। राघव की ओर से शिल्पा, चिंटू, संध्या और मौसी जी लड़के वाले बन जाते हैं। अंशु की ओर से मैंग, बंस, जतिन और रेवती सब मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। शिल्पा और अंशु ने किचन संभाल लिया था। 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। मम्मा, इंडिया में कितना मज़ा आता है। अब हम वापस नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, अब हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे अपनों के बीच, अपनों के साथ। अब आप दादी के साथ खेलो, मैं और नानू पापा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। शिल्पा, जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? ऐसी क्या बात है मैंग? शिल्पा ने पूछा। अच्छा चलो। शिल्पा मैंग के साथ कमरे में चली जाती है। मैंग के साथ कमरे में पहुंचकर शिल्पा बोली, मैंग, हम लेट हो रहे हैं, कहो क्या कहना है। मैं तुम्हें एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैंग की आंखों से आंसू बरस पड़े। मुझे बहुत डर लग रहा है शिल्पा, सब छूट रहा है। तुम, माँ, बंस, पता नहीं फिर मिल पाऊँगा। बस एक बार गले लग जाओ मेरे। मैंग बाहें फैलाकर बोला। कल मैं लौट पाऊँगा या नहीं, नहीं जानता, पर शायद तुम्हारा एहसास मुझे मौत से लड़ने की ताकत देता रहे। मैंग, शिल्पा रोते हुए मैंग से लिपट गई। मुझ तुम्हें कुछ नहीं होगा मैंग। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। मैंग, चलो बेटा, देर हो रही है। जतिन आवाज़ लगाते हैं। मैंग चलें? शिल्पा खुद को संयत करती है। मैंग हामी भर देता है। बाहर आकर संध्या को गले लगाकर, चलता हूँ माँ, बेटा सब अच्छा होगा, मेरा विश्वास कहता है। बाय पापा, लव यू, बंस मैंग के पास आकर बोला। लव यू टू माय डियर, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ओके पापा। शिल्पा, राघव, जतिन और मैंग अस्पताल के लिए निकल गए। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी। संभलिए आंटी, अंशु संध्या को संभालते हुए बोली। सर, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा, मेरा दिल अभी से बैठा जा रहा है। तू एक काम कर, मुझे भी वहाँ ले चल। पर आंटी, सर ने आपको आने से साफ मना किया है। वो तो ज़िद्दी है, कभी बात नहीं मानता, पर अब मैं नहीं रुक सकती। मुझे भी मेरे बेटे के पास जाना है। दीदी, मैं भी चलूं? नहीं छोटी, तू रेवती जी के साथ रुक। अंशु, संध्या जी सही कह रही हैं। वो माँ हैं, भला कैसे घर बैठ सकती हैं? फिर यहाँ रहकर तो और बेचैन हो जाएंगी। तुम उन्हें ले जाओ। जी, आप ठीक कह रही हैं। चलिए आंटी, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अंशु संध्या को लेकर चली जाती है। रेवती वंश को लेकर वहीं रुक जाती हैं। संध्या जी अस्पताल पहुंची तो मैं एक ऑपरेशन के लिए जा रहा था। माँ, आप, मैंने मना किया था ना, फिर भी आप आ गईं। बहुत ज़िद्दी हैं आप। तेरी माँ हूँ, कैसे रुक सकती थी तुझे यहाँ छोड़कर। संध्या डॉक्टर से हाथ जोड़कर, प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर देना डॉक्टर। आप लोग ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। कोशिश करेंगे सब अच्छा हो। 3 घंटे ऑपरेशन चला। डॉक्टर आकर बताते हैं, बधाई हो, ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक हो गया। पर सही मायने में सफलता मिली है या नहीं, यह मैं के होश आने पर पता चलेगा। मतलब? शिल्पा ने परेशान होते हुए पूछा। मतलब यह ट्यूमर बहुत डीप था। मैंग के दिमाग पर उसका कितना गंभीर असर पड़ा है वह चिंताजनक है।
कहीं वो अपनी याददाश्त ना खो बैठे। शिल्पा की खुशी काफूर हो गई। कहीं मैंग मुझे और बंस को भूल गया तो? यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब तो बंस भी उससे दूर नहीं रह सकता। सब ठीक होगा बेटा, तू चिंता मत कर, संध्या बोली। हाँ, सब ठीक होगा बेटा, जतिन शिल्पा से बोले। राघव, अंशु, तुम लोगों की शादी के कई काम हैं, तुम दोनों जाओ अपने काम देखो। नहीं ठीक है, हम रुकते हैं ना, राघव ने कहा। नहीं राघव, अब बहुत समय हो गया, तुम लोग जाओ आराम करो। अंशु के घर पर सब चिंता कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना, कोई काम हो तो फ़ोन करना। राघव और अंशु भी चले गए। पापा, आप माँ जी को लेकर घर चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो। नहीं बेटा, जब तक मैं को होश नहीं आता, संध्या जी का रुकना ज़रूरी है। क्या पता सही में वो हमें भूल गया तो अपनी माँ को तो पहचान लेगा। हाँ सही कहा पापा। शिल्पा का मन हो रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। मैं को पाने की खुशी देते देते उससे दूर होने का डर देने लगे। अब जब मैं फिर से मैं को खोना नहीं चाहती तो उसके भूलने का डर सताने लगा। तभी नर्स डॉक्टर को बुलाने भागी। ये देख सभी घबरा गए। क्या हुआ सिस्टर, आप इतनी जल्दी में? सब ठीक तो है? मैंग ठीक है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? शिल्पा ने घबराकर पूछा। नर्स बोली, चिंता मत कीजिए, सब बढ़िया है। मैंग सर को होश आ रहा है, इसलिए डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। नर्स डॉक्टर को लेकर वापस रूम में चली गई। शिल्पा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। बैठ जा बेटा, क्यों चिंता कर रही है, सब अच्छा होगा। डॉक्टर सिन्हा आकर कहते हैं सब बढ़िया है। मैंग अपनी माँ से मिलना चाहता है, आप सभी एक एक करके उससे मिल सकते हैं। संध्या तेजी से मैंग के पास चली जाती है। मेरा बेटा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, तेरे आशीर्वाद ने मुझे नई जिंदगी दी है माँ। चल अभी बातें नहीं, आराम कर, संध्या ने प्यार से टपटते हुए कहा। बाहर शिल्पा मन ही मन, पक्का मुझे भूल गया है मैंग, तभी मुझसे मिलने को नहीं कहा। तभी संध्या बाहर आकर कहती हैं, जा बेटा तू भी मिल ले मैंग से। माँ जी, मैंग ने कहा? नहीं, उसने नहीं कहा, मैं कह रही हूँ। शिल्पा का दिल बैठ गया। जिसका डर था वही हुआ। उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। शिल्पा डरते डरते मैंग के पास पहुँच गई। कैसे हो मैंग? हाँ ठीक हूँ। मैंग का रूखा सूखा सा जवाब सुनकर शिल्पा का दिल टूट गया। ठीक है, आप रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। शिल्पा उठकर जाने के लिए मुड़ी तो उसकी आंखों से आंसू छलक गए। तुम मुझे भूल गए मैंग। शिल्पा दरवाजे की ओर आंसू पोंछते हुए जाने लगी। बस इतना ही प्यार करती हो मुझसे? मैंग पीछे से बोला। शिल्पा चौंक कर मुड़ी तो मैंग उसे देखकर मुस्कुरा उठा। मैंग, तो आपको ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा था? आपको क्या पता मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी, कहते हुए शिल्पा रोने लगी। तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था शिल्पा, इसीलिए छोटा सा झूठ बोल दिया। सॉरी, माफ़ कर दे यार, आपको इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलने वाली, शिल्पा रोते हुए बोली। बस भी करो शिल्पा, बहुत दर्द दिया है तुम्हें, इस दर्द के सैलाब को अब रोक दो बहने से। अब एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं है मुझे। अब बस और बातें नहीं, आप आराम करो, मैं माँ और पापा को घर भेज देती हूँ, मैं यहीं बाहर बैठी हूँ। शिल्पा बाहर आकर पापा के गले लग गई। पापा, मैंग ठीक है, वो कुछ नहीं भूला। ये देख जतिन समझ गए कि शिल्पा के दिल में क्या है। ये तो बहुत खुशी की बात है। जतिन मैंग के पास जाकर जेब से पैसे निकालकर मैंग के सिर पर घुमाकर वार्ड बॉय को देते हैं। पूरे स्टाफ को मिठाई बांट दो। चलिए संध्या जी, अब आप भी घर चलिए। शिल्पा मैंग की देखभाल में दिन रात एक कर देती है। आज 7 दिन बाद मैंग को छुट्टी मिलने वाली थी। राघव और चिंटू दोनों अस्पताल में मौजूद थे। बस घर पर अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद तीनों घर निकल गए। रेवती जी, ज़रूर आपसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। इतनी बड़ी विपदा में आप लोगों के साथ और प्यार ने हमें सहारा दिया। नहीं संध्या जी, ये ऊपर वाले की मर्जी थी। मैं कितनी बड़ी तकलीफ़ से जूझ रहा था, ये उसकी मर्जी थी। तभी तो शिल्पा यहाँ आई और समय पर मैंग को इलाज मिला। आज वो ठीक है। सही कहा रेवती जी, नहीं तो मैं किस बीमारी को कभी किसी पर जाहिर नहीं करता। लो आ गया मेरा बेटा। छोटी, आरती की थाली लेकर आ। पापा की आरती मैं उतारूंगा दादी। अबे तू इतना छोटू सा है, तू रहने दे।
चिंटू ने बंस को छेड़ते हुए कहा। जतिन ने बंस को गोद में उठा लिया। अब बंस सबसे बड़ा हो गया। लाओ भाई, बंस को दे दो आरती की थाली। बंस खुश होकर मैंग की आरती उतारने लगता है। संध्या ने रीता से मैंग की देखभाल की बात कर ली थी। उन्हें मालूम था शिल्पा मैंग के घर आने के बाद यहाँ नहीं रुकेगी। शिल्पा, इनसे मिलो, ये रीता हैं, मेरी बेटी ही समझो इसे। इसके कारण आज मैं चल फिर रही हूँ। बहुत सेवा की है इसने मेरी। मैंग को भी भाई की तरह संभाला है। तुम तो अब अपने घर चली जाओगी। रीता को सब समझा देना, कैसे और कब कौन सी दवा लेनी है। जी माँ जी, मैंग, अब मुझे चलना चाहिए, शिल्पा मैंग से बोली। यहीं रुक जाओ ना शिल्पा। मैंग, हम अलग हो चुके हैं, ऐसे यहाँ रुकना शोभा नहीं देता। तुम अभी भी नाराज हो? मत जाओ शिल्पा, मुझे फिर से छोड़कर नहीं जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम चाहते हो मैं यहाँ रुकूं, उसके लिए तुम्हें माँ पापा से अनुमति लेनी होगी। उसके लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा मयंक। हम बिना शादी किए साथ नहीं रह सकते। चलती हूँ। शिल्पा चली जाती है। माँ जी, कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। 2-3 दिन मैं बहुत व्यस्त हूँ, राघव की शादी है, फिर हम लोग मिलने आते हैं। शिल्पा और शिल्पा की फैमिली राघव की शादी में व्यस्त हो गए। राघव अकेला था, इसलिए जतिन ने उसकी शादी की सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। बंस को शादी के फंक्शन देखकर बहुत मज़ा आया। उसने चिंटू के साथ मिलकर खूब मस्ती की। शादी की मस्ती में बंस महक को भूला था। राघव और अंशु विवाह के बंधन में बंध गए थे। एक दिन बंस सुबह सुबह जिद करने लगा, मम्मा, मुझे पापा के पास जाना है। हाँ, किसी दिन चलेंगे बेटा, पर मुझे अभी जाना है। अब तो पापा ठीक हो गए होंगे। हम ऐसे नहीं जा सकते बेटा, आपके पापा जब हमें लेने आएंगे तभी हम उनके यहाँ जाएंगे। अभी आप खेलो। शिल्पा बंस को बहला फुसलाकर भेज देती है। उधर मैंग भी शिल्पा के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। उसने जतिन को बुलाया था। मैंग, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया है? पापा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भगवान ने मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया, इसलिए मुझे दूसरी ज़िंदगी दी। अब मुझे मेरी ज़िंदगी सौंप कर मुझे माफ़ कर दो पापा। मुझे मेरी शिल्पा और बंस दे दो। पर बेटा, मैं कौन होता हूँ शिल्पा की ज़िंदगी का फ़ैसला लेने वाला? एक बार फ़ैसला लिया, वो गलत साबित हो गया। अब शिल्पा जो चाहे, जैसा चाहे, हम उसके फ़ैसले में शामिल हैं। चलता हूँ, शिल्पा से बात करता हूँ। जतिन शिल्पा से बात करते हैं। तेरा क्या फ़ैसला है बेटा? पापा, अगर मैं सम्मान के साथ मुझे अपनी पत्नी बनाकर ले जाएं तो मैं उसके घर जाऊंगी। ऐसे वहाँ बार बार जाना मुझे पसंद नहीं है। अभी जाती हूँ तो आसपास के लोग कैसी कैसी नज़रों से देखते हैं, मुझसे सहन नहीं होता। आंटी, अब मयंक सर बिल्कुल ठीक हैं, रीता बोली। अब मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं कल से नहीं आऊँगी। मयंक सर को सिर्फ ये दवा और 1 महीने तक लेनी है। रीता चली जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। मयंक ने सुबह सुबह संध्या को झटका दिया। शादी? किससे और क्यों? अभी तो शिल्पा वापस आ गई है। शिल्पा ने तुझे माफ़ कर दिया, इतना सुंदर बेटा है तेरा, फिर अचानक ये शादी? संध्या ने परेशान होते हुए पूछा। हाँ माँ, शिल्पा ने मुझे माफ़ कर दिया, पर अब वो मेरी पत्नी नहीं है, वो यहाँ नहीं रह सकती, मयंक बोला। संध्या ये बात सुनकर बोली, तू सही कह रहा है मयंक, ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? मैं खुशी में इतना पागल हो गई कि इतनी बड़ी बात भूल गई। मैं अभी ही रेवती जी और जतिन जी से बात करती हूँ। दोनों की मंजूरी पाकर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राघव और अंशु शादी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। शिल्पा और मैंग एक बार फिर विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। शिल्पा दुल्हन बनकर फिर उसी घर में गृह प्रवेश कर रही थी जहाँ से कभी बेइज्जत होकर निकली थी। पूरे सम्मान के साथ मैंग के साथ अपने घर में कदम रखते हुए खुशी के आंसू छलक पड़े। सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई थीं। संध्या जी मंदिर में दिए जला रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब मेरे बच्चों की ज़िंदगी में भरपूर खुशियाँ देना प्रभु। दोनों की आंखों से बहुत दर्द का सैलाब बहा है। अब खुशी भरे सपने सजा देना। चल छोटी, आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद आएगी। तुम दोनों भी आराम करो। बंस आज दादी के पास कहानी सुनेगा, है ना बंस? हाँ, वो मंकी वाली कहानी अधूरी रह गई थी दादी। गुड नाइट मम्मा पापा। बंस संध्या के साथ उनके रूम में चला गया। मैंग, अब तो कोई पारुल हमारे रिश्ते को तबाह नहीं करेगी? शिल्पा ने मैंग के गले लगते हुए पूछा। हाँ, कह नहीं सकता, मैंग उसे छेड़ते हुए बोला। मैंग,
शिल्पा गुस्से से तिलमिलाई। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ। अब तो मैंने मेरी भी पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे हाथ में सौंप दी है शिल्पा। यह सब करके मरना है क्या? मैंग हंसते हुए बोला। हाँ, यह बात तो सही कही मैंग। अब मैं चुपचाप रोकर नहीं बैठने वाली, तो बच के रहना मुझसे। दोनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े।